Hi everyone, welcome back to the channel. We are discussing CSA and NET Part C, June 2019. We are on question number 97. The following statements regarding the generation of the dorsal and ventral axis in the Drosophila was made. So हमें इसमें बताने कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन से स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है. अच्छा, ये देखिए, ये ड्रोसोफिला वाला क्वेश्चन जनरली बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये आता है क्वेश्चन, एंड ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं. अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है तो ये आप कर पाएंगे. इसमें गेस वर्क नहीं चलता बिल्कुल भी. सो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज गर्कन प्रोटीन involves along with the oocyte nucleus and the signal follicle cells to adopt the ventral phase. तो हमें जैसे पता है कि गर्कन mRNA जो प्रोड्यूस होता है oocytes में, गर्कन प्रोटीन बनता है गर्कन mRNA से, एंड दिस गर्कन प्रोटीन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डॉर्सल सेल्स. इट्स नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेंट्रल सेल. तो ये हमारा गलत हो गया, एंड यहाँ पे आ गया हमारा डॉर्सल. सो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. Second states maternal deficiencies of either the Gherkin or the torpedo gene causes the ventralization of the embryo. बिल्कुल ठीक है. क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अगर गर्कन हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है डॉर्सलाइजेशन के लिए, अगर उसमें कोई भी डेफिशिएंसी आ जाएगी या फिर टॉर्पेडो जीन नहीं होगी तो हमारे जो सेल डेस्टाइंड होंगे कि हमें डॉर्सल बनने, वो भी हमारे वेंट्रलाइज हो जाएंगे, वेंट्रल सेल्स बनेंगे. तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ठीक है. Third statement says Gherkin is active only in the oocyte and torpedo is active only in the somatic follicle cells, जो कि बिल्कुल ठीक है. Fourth state that pipe protein is made in the dorsal follicle cells. No, it is made in the ventral cells. तो ये हमारा wrong हो गया. Highest concentration of the dorsal is in the dorsal cell nuclei which becomes the mesoderm. Highest concentration of the dorsal जो होता है वो dorsal cell nuclei में नहीं होता है, बल्कि हमारा ventral side में होता है. तो ये जो कि हमारा mesoderm बनता है. तो ये statement भी हमारा गलत हो गया. सिर्फ इसमें से B and C statement हमारा सही है. तो moving on to question number 98. A specialized area of teratogenesis involves the misregulation of the endocrine system. तो पहले तो हम देखते हैं कि टेरेटोजेनेसिस होता क्या है. सो टेरेटोजेनेसिस होता है कि जब हम क्रिएट करते हैं एक डिफॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म. डिफॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म कैसे क्रिएट करते हैं? बाय एडिंग सम एजेंट्स. उन एजेंट्स को हम बोलते हैं टेरेटोजेंस. तो टेरेटोजेंस जो होते हैं ना, वो हार्मोन्स की तरह मिमिक करते हैं एंड वो फिजिकली और केमिकली ऑल्टर कर देते हैं अपना डेवलपमेंट प्रोसेस को. तो दैट रिजल्ट इन प्रोड्यूसिंग कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटीज़. जैसे मान लीजिए आइज़ पूरी नहीं बनी है या फिर लेग्स में कुछ डिफॉर्मिटी आ गई हैं, तो टेरेटोजेंस जो होते हैं वो बिल्कुल ही अपने हार्मोन्स की तरह मिमिक करते हैं, अपनी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं बॉडी के अंदर एंड डिफॉर्मिटी कर देते हैं. तो अब हमें क्या करना है, इसमें बताया गया है कि मिसरेगुलेशन हो गया है एंडोक्राइन सिस्टम का. Which one of the following statement regarding endocrine disruptor is true? तो जो बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम को हमारा मिसरेगुलेट करे उसको एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर कहते हैं. तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो देखना है. फर्स्ट स्टेटमेंट से they can act as an antagonist and inhibit the binding of the hormone to its receptor or block the synthesis of the hormone. नहीं, ये wrong है. एक्चुअली वो ब्लॉक नहीं करते हैं सिंथेसिस को, ना ही वो रिसेप्टर से बाइंड करने को रोकते हैं. वो अपनी ही वो मिमिक करते हैं हार्मोन को और अपनी ही कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर लेते हैं. तो वो एंटागोनिस्ट नहीं है बल्कि एगोनिस्ट है. तो ये रॉन्ग हो गया. सेकेंड स्टेट्स दैट दे डू नॉट अफेक्ट द सिंथेसिस, एलिमिनेशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द हार्मोन इन द बॉडी. ये स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो अपनी ही कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, वो मिमिक करते हैं हार्मोन्स को. वो जो नेचुरली प्रोड्यूस हो रहे हैं हार्मोन्स, उनको कुछ भी अफेक्ट नहीं करते हैं. थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट दे डू नॉट मिमिक द इफेक्ट ऑफ द natural hormones. They do mimic the effect of the natural hormones. तो ये wrong हो गया. Low dose exposure to endocrine disruptors is not sufficient to produce significant disability later in life. ये भी statement wrong है, because low dose exposure हमारा काफ़ी होता है to produce a significant disability in life later on. तो basically हमारा second statement सही है इसमें, और बाकी wrong है. Moving on to question number 99. Given below are the statements related to the different aspects of the plant growth and the development. हमें ये बताना है इसमें कौन सा statement correct है. Leaf longevity is increased in the ethylene insensitive mutants in the Arabidopsis.
एक्चुअली ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। क्यों? इथाइलिन जो होता है हमारा सेनेसेंस करता है, ये हमें पता है। एंड जो इथाइलिन के इनसेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स होंगे उसमें सेनेसेंस हो ही नहीं पाएगा, तो उससे लीफ लॉन्गिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। प्रोग्राम सेल डेथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पिकल थ्रोन्स एंड स्पाइन्स इन द प्लांट। हाँ, हमारा सही है, बिकॉज हमारी जो सेल डेथ होता है ना वो शेप कुछ बनाने में बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। सेनेसेंस एंड द पीसीडी occurs only in the development of the vegetative tissues and does not occur in the reproductive tissues. No reproductive tissues जैसे स्टेम हो गया, स्टिग्मा हो गया, एंथर हो गया, उसको बनाने में भी बहुत हेल्प करता है। सो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। Then D states the re-differentiation of the organelles is an integral component during the initial stages of the senescence in plants. Yes, हाँ ये सही है बिल्कुल, क्योंकि रीडिफ्रेंसिएशन ऑफ ऑर्गेनल्स जो होता है ना वो हमारे सेनेसेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एंड वो ही बताते हैं कि हमारा कौन सा पार्ट किस में बनेगा, एंड देन सेनेसेंस होता है। सो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, सिर्फ सी हमारा रॉन्ग है। सो आंसर इज ABD। Moving on to question number 100, and this is very interesting question. The following demonstration proposed functions of the different genes which determine the decision to become either the trophoblast or the inner cell mass blastomere during early mammalian development. Based on the above figure, which one of the following assumption is correct? तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे फिगर दे रखा है, मोरुला दे रखा है। यहाँ पे मोरुलर आइदर डिवाइड होता है या तो ट्रोपोब्लास्ट में या तो इनर सेल मास में। एंड देन यहाँ पे हमें बताई हुई है दो जीन्स हैं, येप जीन्स एंड दी DDA4, विच देन CDX2 में होती है। CDX2 देन इनहिबिट करता है OCT4 और नैनो-जी को। एंड और OCT4 जो है अगर एक्सप्रेशन ज़्यादा हुआ तो OCT4 जो है वो इनहिबिट करता है CDX2 को। तो इसमें एक्चुअली फंक्शनिंग क्या होती है, पहले मैं आपको बताती हूँ ट्रोपोब्लास्ट सेल्स कौन से होते हैं। तो सेल जो है यहाँ पे आउटर सेल मास जो होता है, जितना भी आउटर सेल होता है दैट इज़ नोन एज दी ट्रोपोब्लास्ट सेल। एंड दी इनर सेल मास जो होता है ना, जो यहाँ पे होता है दैट इज़ इनर सेल मास होता है। इनर सेल मास जो आगे जाके डिफ्रेंशिएट होता है हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में, जो आजकल जो प्रिजर्व हो रहे हैं दैट इज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, वो इनर सेल्स मास होता है। तो एक्चुअली बनता कैसे है, तो येप जीन और TDA4 जीन जो होती है वो हमारी डायरेक्ट एक्सप्रेस करती है CDX2 जीन को। CDX2 जीन जो होती है वो इनहिबिट करती है OCT4 और नैनो-जी को। अगर वो इनहिबिट कर पाती है एक्सप्रेशन को तो हमारा ट्रोपोब्लास्ट बनता है, हमारा इधर सेल मास नहीं बन पाता। अगर OCT4 जीन का पहले से एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो OCT4 जीन जो होती है वो इनहिबिट करती है CDX2 को, एंड देन वो STAT3 के संग मिलकर इनर सेल मास बनाता है, जो कि बाद में जाके हमारा एम्ब्रियोनिक सेल्स बनता है। तो ये जो फिगर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमें आगे के स्टेटमेंट्स देखने कौन सा करेक्ट है। सो द इंटरप्ले बिटवीन द CDX2 एंड द OCT4 कैन इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ द इनर सेल मास। येस, वेरी ट्रू, क्योंकि जैसे कि अभी हमने देखा कि अगर CD2 एक्सप्रेशन ज़्यादा हो गया तो वो हमारा OCT4 को हमारा इनहिबिट कर देगा एंड हमारा इनर सेल मास नहीं बन पाएगा। एंड अगर OCT4 ज़्यादा एक्सप्रेस हो गया तो वो इनहिबिट कर देगा CDX2 को, एंड देन हमारा इनर सेल मास बन जाएगा। So second statement says that the inner cell mass would form even if the expression of the OCT4 was inhibited. No, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा अगर OCT4 इनहिबिट हो गया तो हमारा इनर सेल मास नहीं बन पाएगा। So this statement is wrong. YEP and TDA4 are upstream component of CDX2 and can be inhibited by nano-G. No, ऐसा कुछ हमारा यहाँ पे फिगर में नहीं दे रखा है कि नैनो-जी हमारे ये इनहिबिट करेगा, से हमारा OCT4G का दे रखा है, तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट सेज द एक्सप्रेशन ऑफ द STAT3 इज ऑप्शनल फॉर द मेंटेनिंग प्लूरिपोटेंसी ऑफ ICM इनर सेल मास। नो, हमारा जो नैनो-जी है वो STAT3 के संग मिलके हमारा इनर सेल मास बना रहा है, तो दैट इज नॉट ऑप्शनल, इट इज रिक्वायर्ड। सो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया एंड द आंसर इज 1. Moving on to question number 101. Jasmonate is known to inhibit root growth while auxin facilitates her root growth. So jasmonate क्या है? jasmonate जो होता है हमारे एक केमिकल बताया हुआ है जो हमारे रूट ग्रोथ को रोकता है एंड ऑक्सिन जो है फैसिलिटेट करता है अपॉन इन्फेक्शन विद द पैथोजेनिक बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूसेस कोरोनाटाइन. सो कोरोनाटाइन क्या होता है? कोरोनाटाइन इज अ टॉक्सिन विच इज प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया पैथोजन सूडोमोनास एंड जो मिमिक करता है हमारा डिफेंस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को, जैस्मोनेट को. तो जैस्मोनेट का ये एक गोनिस्ट है, ये दोनों सेम फंक्शन ही करते हैं. वी मे एक्सपेक्ट द फॉलोइंग इन द प्लांट्स.
the upregulation of COI gene and inhibition of the root growth. Yes, statement is true, क्योंकि हमारा COI gene जब upregulate हो जाएगा हमारा inhibition हो जाएगा root growth का, क्योंकि ये हमारा inhibit करता है. Upregulation of the OX gene and inhibition of the root growth. पहली बात, अपरेगुलेशन ऑफ ऑक्सीजन तो हो ही नहीं रहा है, एंड अगर हो भी जाए तो ऑक्सीजन से प्रमोट होता है ग्रोथ, रूट ग्रोथ रुकता नहीं है. Thirdly, inhibition of the OX1 gene and promotion of the root growth. No. Fourth is inhibition of the COI gene and the promotion of the root growth. Inhibition तो हमारा हो ही नहीं रहा, COI gene का upregulation हो रहा है and वो root growth को हमारा inhibit करता है. So only A is correct.